एपिसोड 518। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जब रेशमी ने फोन पर अलेक्जेंडर की बात सुनी तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। साथ ही साथ उसे इस बात का डर था कि मोबाइल के जरिए अलेक्जेंडर और उसके बीच हो रही सारी बातें थोड़ी ही दूर पर खड़ा चिराग कहीं सुन न ले। अलेक्जेंडर ने अभी अभी रेशमी से पूछा था, मैं तुम्हें क्यों माँ बुलाऊं? क्या तुमने मुझे जन्म दिया है? इस बात पर नाराजगी जताते हुए रेशमी ने अलेक्जेंडर से कहा, देखो, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इससे पहले कि अलेक्जेंडर और कुछ कहता, रेशमी ने फोन का वॉल्यूम बिल्कुल धीरे करते हुए अलेक्जेंडर से कहा, देखो, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अगर तुम यहाँ दिल्ली आओगे तो हम दोनों मिलकर खूब सारी मस्ती कर सकते हैं। यहाँ तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने दिलवा दूंगी। बस तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। रेशमी की बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने रेशमी से कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह की लालच दे रही हो। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मुझे यहाँ काफ़ी काम है। अलेक्जेंडर की ऐसी बातें सुनकर रेशमी को अलेक्जेंडर पर बहुत चिढ़ हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 6 साल का बच्चा ऐसी बातें क्यों कर रहा था। वो अलेक्जेंडर के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। अलेक्जेंडर के बिहेवियर पर काबू पाना रेशमी के बस में पहले से ही नहीं था। मगर इस वक्त अलेक्जेंडर को दिल्ली बुलाकर रेशमी अपनी जान बचाना चाहती थी। इसलिए रेशमी अलेक्जेंडर पर अपना गुस्सा भी नहीं उतार सकती थी। अलेक्जेंडर को बड़ी धीमी आवाज में समझाते हुए रेशमी ने कहा, बेटा, मेरी बात मानो। एक बार मेरे पास आ जाओ। उसके बाद तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत हो, हम दोनों मिलकर उन्हें हमेशा के लिए दूर कर देंगे। बस एक बार अपने मॉम के पास आ जाओ। मेरी कहा सुन लो, मेरी बात मान लो। रेशमी की यह बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने इरिटेट होकर रेशमी से कहा, बस करो। तुम बार बार अपने आप को मेरी मॉम कहकर मत बुलाओ। तुमने मुझे जन्म नहीं दिया है। मेरी मॉम हुआ है जिसने मुझे जन्म दिया है। समझ गई? और अगली बार कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो ही कॉल करना। मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तुम्हारे साथ बात करने का मेरे पास वक्त नहीं है। रेशमी से कुछ ही दूरी पर खड़ा चिराग रेशमी की सारी बातें अपने कानों में लगे एक ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अच्छी तरह सुन सकता था। वह ब्लूटूथ डिवाइस रेशमी के फोन में लगी एक चिप के साथ कनेक्ट था। रेशमी ने अभी अभी अलेक्जेंडर के साथ जो भी बातें की थी, वह सारी बातें चिराग ने अच्छी तरह से सुन ली थी। मगर उसके लिए हैरानी वाली बात यह थी कि वह रेशमी की आवाज़ तो साफ साफ सुन सकता था, मगर रेशमी जिसके साथ बात कर रही थी उसकी आवाज़ चिराग तक नहीं पहुंच पा रही थी। रेशमी खुद भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर के पास जो फोन था उसमें एक ऐसा डिवाइस मौजूद था जो किसी को भी उसका कॉल रिकॉर्ड करने से रोक देता था। और इसलिए रेशमी बिना किसी फिक्र के अलेक्जेंडर के साथ फोन पर बात कर सकती थी। रेशमी अच्छी तरह जानती थी कि चिराग ने जरूर उसके फोन में कोई ना कोई ऐसा डिवाइस इंस्टॉल किया होगा जिससे चिराग मेहता ब्लूटूथ के जरिए होने वाली सारी बातें सुन सके। मगर वह यह बात भी जानती थी कि अगर उसने फोन से आने वाली आवाज़ का वॉल्यूम बिल्कुल धीरे कर दिया था, उस डिवाइस के जरिए कोई भी अलेक्जेंडर की आवाज़ नहीं सुन सकता था। कुछ देर बाद चिराग इरिटेट होकर रेशमी के पास आया और रेशमी के कानों से उसका फ़ोन छीनकर उसने स्पीकर का बटन दबा दिया। रेशमी जानती थी कि अब अलेक्जेंडर जो भी कहेगा वह सारी बातें चिराग अच्छी तरह सुन पाएगा। इसलिए अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए रेशमी ने अलेक्जेंडर के साथ चल रही बात का टॉपिक बदलते हुए अलेक्जेंडर से कहा, देखो, अगर तुम दिल्ली आ गए तो मैं वादा करती हूँ कि दोबारा वापस घर लौटने के बाद मैं तुम्हारे पालतू जानवरों को तुम्हारे साथ ही रहने दूंगी। उन्हें तुमसे दूर करने की जिद नहीं करूंगी। जैसे ही रेशमी की यह बात
एलेक्जेंडर ने सुनी। एलेक्जेंडर की आवाज़ में काफ़ी बदलाव आ गया। उसने रेशमी की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या तुम सच कह रही हो कि फिर कोई मुझे मेरे दोस्तों से अलग करने की कोशिश नहीं करेगा? रेशमी ने इस बात को मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, हाँ बाबा, मैं वादा करती हूँ। दरअसल एलेक्जेंडर को सालों से घर के एक तहखाने जैसे कमरे में बंद रखा गया था। एलेक्जेंडर को कमरा छोड़कर बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी थी। वह कभी बाहर जाकर दोस्त भी नहीं बना सका था। एलेक्जेंडर के साथ उसके पिता रहा करते थे, जो अक्सर काम की वजह से बाहर ही रहा करते थे। वह कभी-कभी एलेक्जेंडर को मिलने आ जाया करते थे। एलेक्जेंडर ने उस तहखाने में अपनी एक अलग दुनिया बना रखी थी। इंटरनेट के जरिए एलेक्जेंडर ने छोटी सी उम्र में काफ़ी कुछ सीख लिया था, जो उसकी उम्र के बच्चों के लिए सीखना इम्पॉसिबल था। अपने पालतू जानवरों को पिंजरे में कैद करके एलेक्जेंडर उन पर अलग-अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किया करता था। कभी उनकी हार्ट सर्जरी तो कभी उनके बीमार होने का इलाज खुद ही कर दिया करता था। ऐसा नहीं था कि एलेक्जेंडर के दिल में अपने पालतू जानवरों के लिए हमदर्दी नहीं थी। वह किसी भी तरह से अपने बीमार हुए पालतू दोस्तों को बचाना चाहता था, मगर अपनी पूरी जिंदगी तक तहखाने में गुजारने के कारण उसे यह नहीं पता था कि वह अपने दोस्तों को किस तरह बचा पाए। इसलिए वह खुद ही उनका इलाज कर लिया करता था। एलेक्जेंडर की जिंदगी में कुछ सही या गलत नहीं था। उसे सिर्फ जिंदगी और मौत के बीच का फर्क पता था। वह अपने दोस्तों से बिछड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपने ज़्यादा बीमार दोस्तों के शरीर से ऑर्गन्स निकालकर कम बीमार दोस्तों के शरीर में लगाना चाहता था, ताकि उनकी उम्र बढ़ जाए। और जो मरने वाला था, वह तो आज नहीं तो कल दम तोड़ने ही वाला था। एलेक्जेंडर का लॉजिक बहुत ही सिंपल था। चाहे कम बची जिंदगी जल्दी पूरी हो जाए, मगर जिसकी लंबी उम्र की उम्मीद बाकी है, उसे इलाज करके ठीक किया जाए। एलेक्जेंडर की दुनिया अपने इन पालतू दोस्तों के साथ सीमित थी। कोई अगर एलेक्जेंडर को अपने दोस्तों से अलग करने की कोशिश करता तो एलेक्जेंडर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब रेशमी ने फ़ोन से एलेक्जेंडर से कहा कि वह एलेक्जेंडर को कभी अपने दोस्तों से अलग नहीं करेगी, तब एलेक्जेंडर कुछ पल के लिए गहरी सोचे पड़ गया। एलेक्जेंडर ने फ़ोन पर जवाब देते हुए कहा, क्या सचमुच तुम कभी मुझे अपने दोस्तों से अलग नहीं करोगी? रेशमी को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने एलेक्जेंडर को जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें और दोस्त लाकर दूंगी। एलेक्जेंडर रेशमी की बात सुनकर खुश हो गया। उसने रेशमी से कहा, देखो, फिर तुम पलट तो नहीं जाओगी? रेशमी ने एलेक्जेंडर को भरोसा दिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कहोगे तो तुम्हें खरगोश से लेकर बिल्ली तक तुम कहोगी तो उतने पालतू जानवर तुम्हें ला कर दे दूंगी। बस तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। रेशमी की बात सुनते ही एलेक्जेंडर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ, अब फ़ोन रखो। यह कहते हुए एलेक्जेंडर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एलेक्जेंडर के जाने की खबर सुनते ही रेशमी ने एक लंबी राहत की सांस छोड़ी और चिराग को फ़ोन लौटाते हुए रेशमी ने कहा, देखिए, अब अपने वादे से मुकर मत जाना। जैसे ही एलेक्जेंडर यहाँ पहुँचेगा, आप मुझे उसी वक्त खाना भिजवाएंगे। चिराग ने फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है। एलेक्जेंडर के आते ही तुम्हारा मनपसंद खाना तुम्हें भिजवा दिया जाएगा। गुलेरिया हाउस। रोहित मारवा की कार जैसे ही गुलेरिया हाउस पार्किंग लॉट में दाखिल हुई, कुछ नौकर दौड़कर रोहित की कार के पास आए और दरवाज़ा खोलकर रोहित को वेलकम करने लगे। रोहित जल्दी से गुलेरिया हाउस में दाखिल होकर सीधे अनिका के कमरे की ओर जाने लगा। जैसे ही रोहित ने अनिका के बेडरूम का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि दोनों बच्चे बिल्कुल आराम से बिस्तर पर लेटे मोबाइल पर कोई गेम खेल रहे थे। रोहित यह देखकर हैरान हो गई कि नन्हा सा आर्यन भी
इस बार अपनी बहन के साथ मिलकर कोई गेम सीखने की कोशिश कर रहा था। अनिका बेडरूम के बाहर बाल अनिका बेडरूम के बाहर बालकनी में खड़ी रेलिंग का सहारा लेकर आसमान की ओर देख रही थी। बच्चों को डिस्टर्ब किए बिना रोहित धीरे से अनिका के ठीक बगल में जाकर खड़ा हो गया। अनिका बड़ी देर से आसमान को गौर से देख रही थी। रात होने वाली थी। आसमान में हल्के हल्के तारों की रोशनी फैल चुकी थी। अनिका की आंखों में बिल्कुल उन्हीं तारों की तरह चमक रही थी। उसका चेहरा देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे वह इसी तरह अनिका को देखते हुए सालों खड़ा रह सकता था। यह वही आंखें थी जिन्हें देख देख कर रोहित अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। कुछ देर बाद अचानक रोहित की धीमी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। क्या तुम्हें मुझसे किसी बात का शिकायत है? मेरा मतलब है उस बच्चे को लेकर। अनिका ने अपना ध्यान तारों से बिल्कुल हटाया नहीं, मगर अनिका ने रोहित की बात सुन भी ली थी और वह अच्छी तरह समझती थी कि रोहित क्या पूछना चाहता था। उसने बिना पलके झपकाए रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे कहीं उस लड़की के साथ तुम्हारे रिश्ते को लेकर कोई जलन तो नहीं हो रही, मगर मैं बाकी लड़कियों की जैसी नहीं हूँ। एक्चुअली मेरे पास यह सब करने का टाइम नहीं है। रोहित भी अच्छी तरह जानता था कि अनिका बिल्कुल बाकी लड़कियों की जैसी नहीं थी। अनिका काफी अलग थी। रोहित इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। रोहित ने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखकर तारों की ओर देखते हुए कहा, सच कहूँ तो इन 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है उससे मेरी लाइफ में एक चीज काफी क्लियर हो गई है। काफी देर बाद अनिका ने तारों से अपनी नजर हटाकर रोहित को देखा। इस बात को रोहित तारों की ओर देखकर अनिका से कहने लगा, अब मैं पूरी तरह से श्योर हो चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि तुम मेरे बच्चों की माँ हो, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार की तुम्हारे दूर जाने का डर हर वक्त मुझे सताता रहता है। अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो मेरी जिंदगी की कोई मायने नहीं रह जाएंगे। रोहित ने यह बात बिल्कुल अपने दिल से कही थी, जो सीधे अनिका के दिल में छू गई। रोहित की बात सुनकर अनिका ने अपनी नजर झुका ली। तभी रोहित ने अनिका की ओर देखकर अनिका से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अनिका रोहित के सवाल पर चौंक गई और रोहित की आंखों में हैरानी से देखने लगी। रोहित ने अपना सवाल आगे बढ़ाते हुए अनिका से पूछा, तुम मेरे साथ किस लिए हो? क्या तुम सिर्फ बच्चों की वजह से मेरे साथ हो? कुछ देर तक यह सवाल सुनने के बाद अनिका रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। अनिका के आंखों की इमोशन रोहित पहली बार ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। दरअसल अनिका ऐसी लड़की थी ही नहीं जो अपने इमोशन को अच्छी तरह लोगों तक पहुंचा सके। अनिका खुद नहीं जानती थी कि वह रोहित के लिए जो फील कर रही थी वह प्यार था भी या नहीं। अनिका की जिंदगी के मायने आम लड़कियों से काफी अलग थे। बचपन से लेकर आज तक अनिका की जिंदगी में रोज कोई ना कोई उतार चढ़ाव आते जाते रहे थे। जब अनिका को पहली बार पता चला कि रोहित मारवा उसके बच्चों का बाप है, तब रोहित के लिए जो पहला इमोशन अनिका के दिल में आया था वह यह था कि किसी तरह अनिका आर्यन को रोहित के चुंगल से छुड़ा ले और दोनों बच्चों को लेकर हमेशा के लिए देश छोड़कर चली जाए। मगर वक्त बीतता गया। अनिका को धीरे धीरे रोहित के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जागने लगा था, मगर सिर्फ इतना परिवर्तन काफी नहीं था यह कहने के लिए कि अनिका रोहित से प्यार करने लगी थी। रोहित बेसब्री से अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। रोहित और अनिका की रिलेशनशिप एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए रोहित ने काफी स्ट्रगल की थी। अगर रोहित और अनिका के बीच में 100 कदमों का फासला था तो रोहित 99 कदम चलकर घुटनों के बल अनिका के सामने बैठा था। बस अब अनिका को एक कदम आगे बढ़कर इस रिश्ते को अंजाम तक ले जाना था। रोहित वहीं खड़ा अनिका के जवाब का इंतजार करने लगा। तो इसका आगे हुआ क्या? नेक्स्ट एपिसोड कमिंग सून। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।